नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री के इस लेक्चर में। तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये हमारा 8th लेक्चर है। तो आज के सेशन में हम महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक जो है इसमें हम कवर अप करेंगे, जैसे कि सोर्सेज ऑफ द प्री मॉडर्न हिस्ट्री, जनपदास और महाजनपदास और मगध एम्पायर। क्योंकि महाजनपदास को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करके पढ़ेंगे, प्री मॉडर्न एज एंड मॉडर्न एज। आज के सेशन में जो भी प्री मॉडर्न से पहले रहे मगध एम्पायर, कौन कौन से महाजनपदास थे उस टाइम पे, और इनके ओरिजिन होने के क्या कारण थे, और उसके बाद मगध एम्पायर सबसे शक्तिशाली इमर्ज होकर क्यों आया, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोर्सेज कौन कौन से हैं महाजनपदास के, जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो मेनली टू टाइप ऑफ दी सोर्सेज हैं, एक तो है लिटरेरी और दूसरे हैं आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी में जैसे में रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और फॉरेनर आते हैं। तो अगर बात करें हम रिलीजियस में भी, तो लिटरेरी सोर्सेज भी दो तरह के हैं, जैसे कि पहले बता चुका हूँ, एक है रिलीजियस और दूसरे हैं नॉन रिलीजियस। और रिलीजियस में भी कुछ जो है ब्राह्मण्स हैं और दूसरे जो है नॉन ब्राह्मण्स, और नॉन रिलीजियस में जैसे कि इंडियन है और कुछ फॉरेनर सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलीजियस में कौन कौन से, जैसे कि रिलीजियस में सबसे पहले ब्राह्मण, और नॉन ब्राह्मण्स में जैसे कि बुद्धिस्ट और जैनिज्म के जो भी टेक्सेस हैं, जहां से हमें महाजनपदास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले अगर बात करें रिलीजियस लिटरेचर की, तो सबसे पहले अगर ब्राह्मण की बात करें, जैसे कि उपनिषदास, 6 वेदांगास, और साथ ही साथ कल्प सूत्रा, श्रुत सूत्रा, गृह सूत्रा और धर्म सूत्रा। तो ये जो सूत्रज हैं और ये जो ब्राह्मण लिटरेचर है, जिसके बारे में हमें जो महाजनपदास थे उनके बारे में मेंशन किया गया है। और उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैसे कि त्रिपिटिका, सुत्त पिटिका, विनय पिटिका, अब्दम पिटिका। तो इसमें भी जो है महाजनपदास के बारे में, उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी और सोशल सिस्टम कैसा था, तो इन सभी चीजों के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। और ये जो सारे के सारे लिखे गए हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे जैनिज्म लिटरेचर की, जैसे कि भद्रबाहु चरित्र लिखा गया, जैसे कि कल्पसूत्र है, जिसमें कि हमें बायोग्राफीज ऑफ दी जैन थिंकर्स, और साथ ही साथ जो भी उस टाइम में महाजनपदास थे और उनके जो किंग्स थे उनके बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है। और यहीं से जो है भगवती सूत्रा, जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम नॉन रिलीजियस की, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि प्री मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल लाइफ थी मौर्यस की, उनके बारे में भी हमें जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उससे हमें पता चलता है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी, जिसमें कि जो कि ग्रामर की बुक है, और जिसमें कि क्या बोला गया है, वेदास के अंगों के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पर बात करेंगे हम फॉरेन लिटरेचर की, जैसे कि कुछ फॉरेन जो ट्रेवल्स थे वो इंडिया में आए थे, जैसे कि सबसे पहले मैक्सिनीज आया था, हेरोडोटस, न्यूक्लियस, सेकिसिस और ऑनस्ट्रिटिस, जो कि अलेक्जेंडर का कमांडर था, और जिसने की जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको सेंड्रोस के नाम से भी जो है हमें मिलता है। ग्रीक राइटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो हमें मिलता है, जैसे कि सेंड्रोस। और उसके बाद जैसे कि मैगस्थनीज था, जिसने की इंडिका बुक लिखी थी। और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में देखेंगे, जैसे कि नॉर्थ ब्लैक पॉलिश जो वेयर थे वो जनपदा से, महाजनपदा से एसोसिएटेड है, और पंचमार्क कॉइन महाजनपदा से रिलेटेड मिलते हैं, और जो कि सिल्वर कॉपर से जो है करेंसी बनाई जाती थी। और साथ ही साथ कुछ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन भी थे जिनको की श्रेणीज बोला जाता था। और साथ ही साथ उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कुछ पंचमार्क कॉइन्स हैं, जिसमें कि कुछ आपको आकृतियां मिलेंगी, और कुछ जो है किंग्स भी आए थे जिन्होंने कि अपने जो इमेजेस थी उसके साथ कॉइन्स को क्या किया था, रिलीज कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम महाजनपदास के। महाजनपदास का जो लिटरली मीन होता है, उसका मीनिंग होता है ग्रेट किंगडम, यानी कि छोटे छोटे जनपद मिलके आगे जाकर जो है वो कहाँ मिले, एक क्या बन गए, महाजनपद बन गए। और ये कहाँ तक फैले हुए थे, ये नॉर्थन वेस्टर्न पाकिस्तान को लेके ईस्टर्न
बिहार तक फैले हुए थे और ये दो रिवर्स के बीच में डिवाइडेड थे, यानी कि हिमालयन रिवर और गोदावरी रिवर इन दी साउथ। और उसके बाद इसको जो है सेकंड अर्बनाइजेशन भी पीरियड भी बोला जाता है। और अग्योत्तर निकाय जैसे कि बुद्धिस्ट और भगवती सूत्रा जो जैनिज्म है उसमें 16 जनपदास के बारे में, महाजनपदास के बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद 4 जो जनपदास थे उनकी सुपरमेसी रही, जैसे कि मगधा की, कौशला की, अवंती और बतस्ता की 4th सेंचुरी बीसी टू 6th सेंचुरी बीसी तक। और ये मगध जो सिचुएटेड था मॉडर्न टाइम बिहार में है, जो कि मोस्ट पावरफुल स्टेट था एंशिएंट हिस्ट्री की। और जो कि जरासंध जो कि वंशज था भ्रीरथ का, जो कि 5 सन ऑफ द वाशु और किंग ऑफ द कुरु जो कि चेदी जिसने की फाउंड किया था मगधा एम्पायर को। आगे हम पढ़ेंगे भी मगधा एम्पायर के बारे में। और जो महाजनपदास थे वो 2 टाइप ऑफ दी स्टेट्स थे, एक तो थे मोनार्किल और दूसरे थे रिपब्लिकन। ठीक, जो रिपब्लिकन थे जैसे कि माला, बाजी, कंबोज और कुरु। और जो मोनार्किकल थे जैसे कि मगध हो गया, कौशला हो गया, वत्सा हो गया, अवंती हो गया, अंगा हो गया, काशी हो गया, गंधार हो गया, सुरसेना, चेदी और मत्स्य। रिपब्लिक का मीनिंग होता था यानी कि जो राजन था वो इलेक्ट किया जाता था, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल विद द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे कि अभी भी इंडिया जो है वो रिपब्लिक इंडिया है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इनडायरेक्ट चुना जाता है। और मोनार्क सिस्टम होता था यानी कि जहाँ पे किंगशिप होती थी, यानी कि राजा के बाद जो है राजा ही बनता था। उसके बाद जो मोनार्क थे वो गंगेटिक प्लेन के आसपास थे और जो रिपब्लिक महाजनपदास थे वो फुटहिल ऑफ द हिमालयस थे। और यहीं से जो है इमरजेंस होकर सामने आई जो कि सेकंड अर्बनाइजेशन थी। और यहाँ की जो मिलिट्री इकोनॉमी जो है एग्जिस्टेंस में आई। और साथ ही साथ जैसे कि ट्रेड कमर्स जो है उनको वेल इस्टेब्लिश किया गया। और यहाँ पे जो है जैसे कि नए कुछ और भी सेक्ट सामने आए, जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो कि महाजनपदास के टाइम पीरियड में ही आए थे। क्या रीजन थे कि जो जनपदास थे वो महाजनपदास में डिवाइड हो गए? एक तो क्या था कि आयरन टूल्स बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, आयरन टूल्स बनाना शुरू किए, उन्होंने अच्छी किस्म के वेपन्स बनाना शुरू कर दिए। जैसे ही अच्छी किस्म के वेपन्स बनाना शुरू किए तो वो एक दूसरे पे क्या कर देते थे, अटैक कर देते थे, जिसकी वजह से एक जनपद ने दूसरे जनपद को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। उसके बाद साथ ही साथ सरप्लस जो है प्रोडक्शन होना शुरू होगी, जिसके बाद ट्रेड और कमर्श भी जो है शुरू हो गया था। उसके बाद लार्ज टाउन जो है इमर्ज होना शुरू हुए और साथ ही साथ जो मिलिट्री थी उसको भी उन्होंने राइज करना शुरू किया, यानी कि एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है शुरू कर दिया। और साथ ही साथ इससे जब उनके माइंड में जो टेरिटोरियल आइडियाज थे वो आना शुरू होते हैं। ये जो है 16 जनपदास हैं, उनकी कौन सी कैपिटल थी और मॉडर्न टाइम में उनकी लोकेशन क्या है, तो उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अंग महाजनपद जिसकी कैपिटल चंपा थी, मॉडर्न टाइम जो इसकी लोकेशन है वो मुंगेर एंड भागलपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट महाजनपद जो था वो मगध जिसकी कैपिटल राजगृह थी और ये गया और पटना में है। और नेक्स्ट वन महाजनपद काशी, इसकी कैपिटल भी काशी ही थी और मॉडर्न टाइम बनारस। उसके बाद बत्सा जो कि कैपिटल कौशाम्बी एंड मॉडर्न टाइम इलाहाबाद में सिचुएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट वन कौशला, कैपिटल नेम सरवस्ती और मॉडर्न टाइम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद सुरसेना, कैपिटल मथुरा और मॉडर्न टाइम लोकेशन जो है वो मथुरा यूपी में है। उसके बाद पंचाला, कैपिटल जो थी वो कंपिल्या थी और ये भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कुरु जिसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी और मॉडर्न टाइम मेरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा। उसके बाद मत्स्या जिसकी कैपिटल विराटनगर थी और एट प्रेजेंट टाइम जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट वन इज दी महाजनपद इज चेदी और कैपिटल जो थी वो बांडा थी और मॉडर्न टाइम जो लोकेशन है वो कौन सी थी, वो बुंदेलखंडा थी। और उसके बाद महाजनपद अवंती और कैपिटल नेम उज्जैन और मॉडर्न टाइम मध्य प्रदेश और मालवा। नेक्स्ट वन इज दी गंधार, कैपिटल नेम इज दी तक्षशिला और मॉडर्न टाइम इज दी रावलपिंडी पाकिस्तान। नेक्स्ट वन इज दी कंबोज, कैपिटल नेम इज दी पुंछा और कैपिटल मॉडर्न टाइम लोकेशन इज दी राजौरी एंड हजारा इन कश्मीर। नेक्स्ट वन इज दी अस्मका,
कैपिटल नेम इज द पैठान, मॉडर्न टाइम इन द महाराष्ट्र, बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर। नेक्स्ट वन इज द बाजी, कैपिटल नेम इज वैशाली और मॉडर्न टाइम लोकेशन इन द वैशाली। नेक्स्ट वन मल्ला, कैपिटल नेम इज द कुशीनारा और मॉडर्न टाइम लोकेशन इन द द्योरा एंड यूपी। इनमें से जितने भी 16 में से 15 जो जनपदास थे वो नॉर्दर्न इंडिया में सिचुएटेड थे। अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जो कि आपको साउथ में दिखाई देता होगा। ठीक है, ये मैप में लोकेशन है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख भी सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बात पढ़ेंगे कि मगध एम्पायर। मगध एम्पायर जो है सबसे शक्तिशाली इमर्ज होकर इन 16 जनपदास में से एक था। ये उस टाइम पे एंशिएंट हिस्ट्री का एपिसेंटर माना जाता है और इसका मेंशन हमें महाभारत और रामायण में भी मिलता है। और ये मोस्ट पावरफुल और एक मोस्ट पावरफुल महाजनपद था और जिसको कि स्टैब्लिश किया था ब्रीरथा एंड सन ऑफ द जरासंध। इसकी जो कैपिटल थी वो राजगृह थी, बट लेटर जो है इसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा में ट्रांसफर कर दी गई थी। नेक्स्ट वन कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ द मगधा, यानी कि मगध के ओरिजिन होने के क्या कारण थे। काफी सारे कारण थे, जैसे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर। तो हम अकेला अकेला फैक्टर जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि फर्टाइल लैंड और वेल इरिगेटेड। अगर फर्टाइल लैंड होगी, ठीक है, यानी कि अच्छा सिंचाई का पानी होगा, यानी कि अच्छा इरिगेशन की हमारे पास संसाधन होंगे, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, सरप्लस हो जाएगी। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो कि नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, जैसे कि पंजाब हरियाणा जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उसमें जो है प्रोडक्शन सरप्लस होती है कंपैरिजन टू अदर स्टेट। उसके बाद अबंडेंस ऑफ दी सोर्सेज, काफी सारे सोर्सेज भी थे, ठीक है, रॉ मटेरियल था, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उनको भी ज्यादा जो है सरप्लस में और ज्यादा से ज्यादा जो है एक्टिव किया गया था। उसके बाद ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन ये थी कि ज्यादातर जो मगध एम्पायर था वो फॉरेस्ट एरिया से कवर था और साथ ही साथ नेचुरल वेल्थ भी थी, जिसकी वजह से जो एनिमीज थी उनको डायरेक्ट अटैक करना मुश्किल होता था, क्योंकि तब कौन सी मिसाइल बनी थी कि डायरेक्ट जो है वो वहां मगध पर जो है अटैक कर देते थे। काफी सारे नदियां और जंगल को पार करके जो है अटैक करना पड़ता था। और साथ ही साथ जो पाटलिपुत्रा था वो कॉन्फ्लुएंस पे है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा गंडक एंड सोन रिवर, जिसको कि पार करना मुश्किल होता था और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी जो है बहुत अच्छे थे। उसके बाद एक बड़ा जो एरिया था वो फॉरेस्ट से कवर था। फॉरेस्ट कवर होने से साथ साथ ये था कि वहां पे जो है वाइल्ड एलिफेंट मिल जाते थे, जिसकी वजह से जो गजा आर्मी थी उसको स्टैब्लिश करने में भी हेल्प मिलती थी। और साथ ही साथ आयरन के जब रिजर्व अवेलेबल थे, तो जिससे कि क्या होता था कि जो वेपन थे, एग्रीकल्चर टूल्स थे, उनको भी बनाना इजी हो जाता था। और साथ ही साथ जैसे कि टिम्बर्स मिले, जिससे कि जो है कंस्ट्रक्शन वर्क करना आसान हो गया। और साथ ही साथ जैसे कि कुछ सोशल रेडीनेस भी मिलती हैं, जिसकी वजह से जो हमें कॉन्फ्लुएंस मिलता है आर्यन सिविलाइजेशन के जैसा ही मिलता है। उसके बाद एक राजा का एक लीडरशिप होना भी राज्य को क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। उसी तरह से जैसे कि बिंबिसारा, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका जैसे किंग जो थे वो मगधा में रूल किया उन्होंने, जिसकी वजह से जो मगध था वो राइज होकर सामने आया। और मल्टीपल जो है रिवर थी, जिसकी वजह से ट्रेड करना और भी आसान हो गया। और साथ ही साथ इन सभी के पास जो है एक स्टैंडिंग आर्मी भी होती थी, यानी कि जिसकी वजह से जो है दुश्मन को हराना आसान काम होता था। उसके बाद अगर बात करें सोसाइटी की, तो सोसाइटी जो है वो क्लियरली कास्ट सिस्टम में और कास्ट क्लास सिस्टम में जो है बढ़ चुकी थी। जैसे कि 4 वर्णास थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास। और साथ ही साथ जो एंटीकल्ट संप्रदाय था वो भी आगे सामने आया, ठीक है। जैसे कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे उनका स्ट्रगल था, जिसकी वजह से उन्होंने हाईएस्ट लेवल जो है अचीव कर लिया था। और जो नई क्लास अमर्ज होकर सामने आई उसका नाम था गृहपति या फिर श्रेणी। और इसकी वजह से जो है वो वैश्य वर्ण और भी जो है प्रॉस्पर हुआ, जिसकी वजह से उनका जो ट्रेड था या कमर्स था और फैल गया। और उसके बाद
अगर शूद्राज की पोजीशन देखी जाए तो काफी जो है दयनीय हो चुकी थी, और नई जो शूद्राज की और भी कई कैटेगरी जो है सामने आई, जैसी कि चंडालास जो कि बॉडी को डिस्पोजल करते थे, कुकास और निषादास। उसके बाद उनसे जो है कॉन्टेक्ट, किसी भी तरह का कोई भी कॉन्टेक्ट जो है नहीं रखा जाता था। साथ ही साथ उनकी जो शेडो थी और उनको जो है अनटचेबल माना जाता था, यानी कि जो अपर वर्ण के लोग थे वो उनको देखना तक भी पसंद नहीं करते थे। अगर वोमेन की कंडीशन की बात करें तो काफी डिक्लाइन हो चुकी थी कंपैरिजन टू वैदिक पीरियड। ना ही उनके पास कोई सोशल राइट था और ना ही कोई उनके पास एजुकेशनल राइट था, और एज ऑफ दी जो बैरिज थी उसको भी कम कर दिया गया। और बुद्धा और महावीरा ने भी जो है काफी जो है एंट्री जो थी बैन कर दी और स्ट्रिक्ट रूल लगा दिए उनकी, अगर किसी भी वोमेन ने बुद्धिज्म को अपनाना है। जैनिज्म ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर कोई वोमेन निर्वाणा को प्राप्त करना चाहती है तो उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा एज ए मेल बनकर। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मगधा पायर। तो उनकी जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, साथ ही साथ ये जो है सेंट्रल दोआब रीजन, फॉरेस्ट एरिया और साथ ही साथ फार्मिंग जो है स्प्रेड की गई थी। और जो फायर थे वो ऑलरेडी उनको पता ही था यूज करना, जिसकी वजह से उन्होंने और फॉरेस्ट को क्या किया, क्लीन किया और खेती जो ज्यादा से ज्यादा करनी शुरू की। आयरन टूल्स के बनने से उन्होंने क्या बना ली, जैसे कि आयरन फ्लोट बना लिया, यानी कि आयरन का जो है हल बना लिया, जिसकी वजह से खेती और आसान हो गई। और साथ ही साथ सरप्लस प्रोडक्शन जो है शुरू होना इस टाइम पे शुरू हो गया था। और जैसे ही एग्रीकल्चर शुरू हुई तो जो क्राफ्ट डेवलपमेंट था वो भी शुरू होगा, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल होगा फिर ही हम जो है उसको मैन्युफैक्चर करके आगे जो है क्राफ्ट बना पाएंगे। तो इसे जो क्राफ्ट मैन बनाते थे उनको बोला जाता था श्रेणी। और नया जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडर की सामने आई उसको बोला जाता था निग, यानी कि कॉर्पोरेशन। और जो हेड ऑफ द बिजनेस होता था निगम का उसको बोला जाता था प्रमुख या फिर जय शतक। और हेड ऑफ दी जो श्रेणी होता था उसे बोला जाता था श्रेष्ठी। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।